अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल आपको पता चल गया होगा। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन ये होगी वैसे ही लेंथी। तो अगर आप वो इंसान है जो रील्स देखने वाले हैं, या जिनका अटेंशन स्पैन वैसे ही काफ़ी कम है, जो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा की सीरियसनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो माजरत के साथ ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप वीडियो लीव कर सकते हैं। और अगर तो आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा सीरियस चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपका दिमाग इतनी चीज़ सपोर्ट करता है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है द पैथेटिक मैरिज कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अब इसका टाइटल रखने की एक रीज़न है, क्योंकि जब मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा आपको समझ आ जाएगा कि ये किस हद तक गया गुजरा कल्चर बना लिया हमने। तो इसको हम शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक डिफ़ाइन करेंगे कि ये प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होता है और एंड किस तरह होता है। तो स्टार्टिंग इस तरह होती है कि सबसे पहले आपने अपना पार्टनर फाइंड करना होता है। पार्टनर फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे मोड होते हैं। कोई रिश्ते वाली आंटी को कहते हैं जो बड़ी फेमस है पाकिस्तान के अंदर, या फिर मैरिज ब्यूरो से रब्ता किया जाता है, या फिर आप ये समझ लें रिश्तेदारों में किसी को बताया जाता है कि जी हमारे लिए रिश्ता ढूंढो, या फिर एट द एंड आपका अपने चक्कर चल रहा होता है। तो इन मोड्स के ज़रिए आप अपना रिश्ता फाइंड करते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिश्ता फाइंड हो गया आपने, यानी कि समझ लें देखने की अब या इंस्पेक्ट करने की बारी आ जाती है। अब आप जाते हो लड़की वालों के घर लड़की को देखने के लिए। अब जब लड़की को देखने के लिए जाया जाता है, वहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है लड़की सेलेक्ट करने का, वो इंतहाई कोई गया गुजरा क्राइटेरिया है। क्यों? उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जज किया जाता है कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अखलाकियात उसकी मैटर नहीं करती, उसकी एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती एज सच, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी का तो ये होता है कि हमने उसको पढ़ाना, वो सॉरी आगे उससे काम थोड़ी ना करवाना है, तो उसने जितना मर्जी पढ़ भी लिया है मैटर नहीं करता। ना उससे ये पूछा जाता है कि उसका एक्सपोजर कितना है, उसकी डिसीजन पावर कितनी है, उसकी यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, कोई इस तरह की क्वेश्चनिंग की नहीं जाती। बस एक ही चीज़ पे फोकस होता है कि चमड़ी कितनी कोरी है, और कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, और बोलने का लहजा कितना प्यारा है। और जो एक चीज़ जो आपको हो सकता है बुरी लगे, कि कितनी ज़्यादा जानवरों वाली सिफ्त है इसके अंदर। जानवरों वाली सिफ्त से मुराद इस तरह कि जब इसे हम कुछ बोलते हैं तो आगे से ये रिस्पॉन्स करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो हमारे स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती है, और अगर रिस्पॉन्स करती है, जवाब देती है, क्वेश्चनिंग करती है, तो भाई फिर तो ये तो इंसान है। इस तरह का इंसान तो हमें नहीं चाहिए जो हमारी बातों के ऊपर सवाल करे। तो फिर आपके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप एक ऐसा इंसान या फिर ऐसी खातून हैं जो खूबसूरत भी हैं, और जब आपको देखने आया जाता है तो आप बिल्कुल शर्मीली नज़रें झुका के बैठ जाती हैं, और किसी चीज़ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सिर्फ हर बात में हाँ शर्मा के जवाब दिया जाता है, तो कंग्रेचुलेशन आपकी सिलेक्शन हो गई है। ये तो हो गया कि ब्राइड की इंस्पेक्शन किस तरह होती है ऑन ब्यूटी बेस। अब आ जाते हैं ग्रूम वाली साइड पे। जब लड़के को देखने आया जाता है तो उसकी इंस्पेक्शन किस बेस पे की जाती है। लड़के के लिए शक्ल सूरत खास मैटर नहीं रखती, उसके लिए खास मैटर रखता है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं। जितना वेल्थी लड़का होगा उतने ज़्यादा चांसेस है उसके रिश्ता सिलेक्शन होने में। तो यहाँ पर दो किस्म के मेरिट सेट किए जाते हैं। एक कि उसका स्टेटस क्या है, यानी कि ख़ानदानी हिसाब से, या फिर उसका माशरे के अंदर स्टेटस क्या है, किसी चीज़ बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बेशक वो ऐसा इतना कमाता ना हो लेकिन एक बड़े रैंक पर हो। जैसे सरकारी नौकरी, इतना ज़्यादा पे ना भी लेता हूँ लेकिन सरकारी नौकरी है तो भाई क्या बात है, सबको चाहिए। और या फिर उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों। तो अगर तो ये दो स्टैंडर्ड एक लड़के के अंदर पाए जाते हैं तो वो एक सूटेबल आप समझ लें लड़का होता है शादी के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ की नज़र में। तो ये दो तरीके होते हैं लड़की को इंस्पेक्ट करने के और लड़के को इंस्पेक्ट करने के। जब इंस्पेक्शन हो जाती है, अगर तो दोनों साइड के यानी कि आप समझ लें पार्टीज़ कंसेंसस कर लें किसी एक चीज़ के ऊपर, उनको लड़की की खूबसूरती पसंद आ जाए और उनको लड़के का माल पसंद आ जाए, और दोनों एग्रीमेंट पे आ जाए कि हाँ जी जी ठीक है इस पर कंसेंसस हो गया, अब तो दोनों ने एक राउंड में क्वालिफाई कर लिया। अब आ जाता है कि ख़ानदान दूसरे राउंड में कैसे क्वालिफाई करते हैं। दूसरा राउंड होता है ट्रेड डील का, कि अब हमने आपकी लड़की तो पसंद कर ली है, आपने हमारा लड़का ही पसंद कर लिया, अब एक्सचेंज किस तरह करना है, इसके बदले में गिव एंड टेक क्या चलेगा। तो फिर इधर से भी डिमांडें रखी जाती हैं और उधर से भी डिमांडें रखी जाती हैं। लड़के वाले अपनी डिमांड्स पेश करते हैं और बेहिस हो के बेगैरत बन के लड़की के बाप से उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी डिमांड कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं मांगते हैं, और उनको ज़रा गैरत और एहसास नाम की चीज़ नहीं होती है। और लड़की वाले भी फिर अपनी गैरत का मुजाहरा दिखाते हुए, उनको पता है जब इतना कुछ दिया तो फिर हम भी तो कुछ रिटर्न में लें, तो फिर वो लड़की के नाम कभी जायदाद लिखवा रहे होते हैं, सिक्योरिटीज़ के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा रहे होते हैं, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से लिटरली कोई लेना देना नहीं होता। एक इनसिक्योरिटी होती है ना, जब पता होता है जब इतना सारा माल दे रहे हैं कि आगे से वो लेके ना भाग जाए, और फिर उससे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लिखवाएं, ताकि अगर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा तो हो, कि प्रॉफिट तो हो, दोनों कोई एक आधा नुकसान में तो ना जाए। तो एक तरह समझे बिजनेस डील की तरह हुई ना, ट्रेड डील होती है। अगर तो ट्रेड डील के अंदर दोनों पार्टीज एग्री हो जाए तो माशाल्लाह से आप दूसरे राउंड में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर तो आप दोनों राउंड में क्वालिफाई कर गए हैं तो कंग्रेचुलेशन, आपका रिश्ता पक्का हो गया।
अब स्टार्ट होता है सीरीज ऑफ इवेंट। ये अभी तक शादी वाले इवेंट स्टार्ट नहीं हुए थे, अभी तो ये सिर्फ हुए थे आप समझ लें सिलेक्शन वाले इवेंट, वो जो इंटरव्यू बेस चल रहा होता है ना, आपकी सिलेक्शन हो गई मुबारक हो। अब हम आ जाते हैं कि इवेंट किस तरह स्टार्ट होते हैं, और ये इवेंट एक इतना तूफान बदतमीज़ी होता है ना। खैर अभी तो मैं आपको गिनवाऊंगा, इतने इवेंट तो किसी टूर्नामेंट के अंदर नहीं होते जितने इवेंट इनकी शादियों के अंदर होते हैं। अब स्टार्टिंग ले लेते हैं। सबसे पहले बात पक्की होती है, वाई नॉट, बात करके पक्की भी तो करनी है ना, कहीं कच्ची बात ना रह जाए। तो उसको बात को किस तरह पक्का किया जाता है कि कुछ मजमुआ इकट्ठा किया जाता है रिश्तेदारों का, और उनको बिठा के अनाउंसमेंट की जाती है कि भाईजान ये लड़का हमने पसंद किया, लड़की हमने पसंद की है, तो इनकी माशाल्लाह से मैरिज होगी। कब होगी, ये जब डेट डिसाइड करेंगे, ये दूसरा इवेंट रखा जाएगा। फिर दूसरा इवेंट रखा जाता है, उसके ऊपर सबको बुला के डेट अनाउंस की जाती है, उसके अंदर भी वल्गर एंटरटेनमेंट करके किस तरह के तमाशे हुल्लड़बाजियाँ करके वो इवेंट प्रोसेस किया जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग अर्ली निकाह कर लेते हैं, तो जो अर्ली निकाह करते हैं उसकी एक अलग सेरेमनी होती है कि जी इनका अर्ली निकाह हो गया, निकाह की सेरेमनी अलग है, फिर उसके बाद में जाके शादी की सेरेमनी अलग होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा इवेंट इन्होंने इख्तरा दे दी है। ठीक है जी, अगर आपका अर्ली निकाह नहीं हुआ तो फिर आपकी अर्ली इंगेजमेंट होती है, ताकि लोगों को एक वो हो जाए तसल्ली, जी अंगूठी पहना दी है अब ये इसके नाम होगी। ये हालांकि होती तो एक सरसरी सी चीज़ है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इंगेजमेंट्स टूटती ही हैं, बहुत कम होती हैं जो मैरिड लाइफ को रीच करती हैं, ज़्यादातर इंगेजमेंट्स टूट जाती हैं। तो जब ये इंगेजमेंट वाला एक तमाशा क्रिएट किया जाता है, इसमें भी सारा बेहुदापन वल्गैरिटी होती है, और अजीब सा एंटरटेनमेंट लगा के बस इन्होंने एक इवेंट क्रिएट करना होता है जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होता। वो इवेंट भी क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद सारी रस्में भी की जाती हैं उसके अंदर, और ये वाला इवेंट भी इसी तरह प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं, अब आते हैं रियल शादी पे। अब शादी स्टार्ट होने लगी है। ये जो सारे थे ये आप समझ लें प्री वेडिंग इवेंट्स थे, अब है एक्चुअल वेडिंग। जब एक्चुअल वेडिंग आती है ना, इसकी यानी कि ले लें आप एक हफ्ता पहले से ही आपकी शादी स्टार्ट हो जाती है। असल में तो जो शादी का एक इवेंट होता है, वलीमा होता है, उससे पहले के जितने इवेंट होते हैं वो आप समझ लें कभी कभार हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले स्टार्ट कर लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर जो फेमस है ढोलकी का। ये ढोलकी एक ऐसा तमाशा होता है जिसके अंदर औरतें बैठ के अपने समझ लें लो कैटेगरी का परफॉर्मेंस देती हैं, जो वो दे सकती हैं, जिस तरह की उनकी आवाज़ और बेसुरापन होता है उनके अंदर, फिर भी उन्होंने गा के एक अपनी आवाज़ शो करानी होती है कि हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे उस ढोलकी के ऊपर उस चीज़ का मुजाहिरा करते हैं, और वो औरतें बैठ के वो गाना गाती हैं। उसके काउंटर में लड़के बैठे होते हैं, ये जवान बैठे होते हैं, वो भी अपने बेहुदापन का मुजाहिरा करके एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीमेंट पास करते हैं। ढोलकी बजती है, गाने गाए जाते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेले जाते हैं, फिर वैसे ही गाने चलते हैं, और फिर उसके ऊपर डांस किए जाते हैं। कपल डांस होते हैं, और प्री मेच्योर कपल डांस भी होते हैं, जिनकी अभी शादी नहीं होती, कुछ की बात पक्की होती है, कुछ की इंगेजमेंट हुई होती है, उनके भी डांस करवाए जाते हैं। यानी कि फुल मिक्स गैदरिंग, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फुल बेगैरती वाला माहौल चल रहा होता है यहाँ पे। ये वाला सिनेरियो वैसे अक्सर औकात हमने देखा है कि ये एक दिन नहीं चलता है। ये ढोलकी वाला इवेंट कभी कभी मल्टीपल डेज़ के ऊपर चला जाता है, या फिर वीक्स के ऊपर चला जाता है। तो जिसका जितना कैपेसिटी होती है, जिसका जितना दिल करता है, वो उसको उसी हिसाब से एक्सटेंड करता रहता है। और ये किसी एक जगह नहीं ठहरते, कभी दिल करता तो एक के घर घुस जाते, कभी दिल करता है दूसरे के घर घुस जाते। वहाँ जाके बस इन्होंने तमाशा लगा के शोर मचाना होता है और एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी होती है। पर्पज़ इनका सिर्फ यही होता है, कोई मीनिंग नहीं होता इसके अंदर, कोई यानी कि इसके पीछे रीजनिंग नहीं होती कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, इनको खुद भी नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं, बस करना है हमें जी, एंटरटेनमेंट चाहिए। जब ढोलकी वाला तमाशा ख़त्म किया जाता है, अब आ जाता है मेहंदी के नाम से। ये आप समझें जितने भी सारे टर्मिनोलॉजीज़ है ना, ये हमने अपने साथ वाले हमसाया मुल्कों से उधार ली हैं, क्योंकि हमारे पल्ले का तो हमारे रिलीजन ने हमें इस तरह की कोई फजूलियात नहीं दी थी। उसने हमें एक वलीमा दिया था जो हमने अनाउंसमेंट के तौर पर करना होता है, और उसके बाद हमारी शादी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमने ये इतनी सारी फजूली, वही ना, हम रजते नहीं है ना, हम कहते हैं बस कॉन्टीन्यूसली इंटरटेनमेंट का बम्बारमेंट हमारे ऊपर करते रहो, नहीं तो सीरियसनेस तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई सीरियस बात कर देंगे तो हमें तो मौत पड़ जाएगी। तो ये एंटरटेनमेंट की क्रेविंग करने वाली कौम है जो हर टाइम एंटरटेनमेंट मांगती है, और इस वजह से उसने एक छोटे से शादी के इवेंट के लिए इतना बड़ा एंटरटेनमेंट का पुलंदा खड़ा किया है। अभी तो मैं आगे आपको स्टैट्स बताऊंगा, इतने शॉकिंग स्टैट्स हैं ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। खैर, मेहंदी वाला तमाशा आ जाता है। मेहंदी वाले तमाशे के ऊपर भी यही किया जाता है, लड़के को बिठा के लेपा पोती की जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, उपटन लगाया जा रहा है। भाई तुम लोग चूना लगाओ, जो तुम्हारा काम है करने का, उसको मेहंदी और तेल लगा रहे हो, तेल लगा के आग लगा दो। अजीब किस्म का यानी कि एक परफॉर्मेंस देते हैं, और पता नहीं, इनको भी नहीं पता होता कि ये क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होती। बस लड़के को मेहंदी लगाई जाती है, और सेम एज इट इज लड़की की तरफ जाके उनको मेहंदी लगाते हैं, और ये दोनों साइड पे मेहंदी लग के ये फंक्शन शुक्र एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। जब ये फंक्शन कंप्लीट होता है, इसके बाद बारी आ जाती है अगले दिन बारात की। इसका भी इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी
रखा हुआ है इन्होंने, कोई रोकता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इस वजह से जो दिल करता है करते हैं, एंटरटेनमेंट तो चाहिए। बारात में फिर तमाशा लगाया जाता है। बारात में आप देखें लड़के वालों की तरफ से जितनी थर्ड क्लास किस्म की गिरी हुई परफॉर्मेंस हो सकती है ना, वल्गैरिटी पे मबनी, और आप समझ लें जिसको देख के देखने वाले को एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि ये क्या हरकतें कर रहे, उस तरह का ख्वाजा सराओं की तरह का मुजरा करता हुआ रोड के ऊपर आते हैं, पटाखे फाड़ते हुए जैसे पता नहीं कि जंग लग गई है 65 की, और बस धमाके फाड़ते हुए, शोर मचाते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए कि कोई मुल्क पे कब्जा करने जा रहे हैं, पता नहीं कि बेटी लेने जा रहे हैं किसी का, या फिर कोई जंग फतह करने जा रहे हैं। इस तरह इस टोन के अंदर वो अपने घर से निकलते और पूरी बारात लेके लड़की के घर पहुंचते हैं। लड़की के घर पहुंचते और वहाँ जाके मुजाहिरा करते हैं कि देख लें जी, हमने इस तरह की पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है और हमने परफॉर्म करके आपको बताया है हर किस्म की जो मर्दानगी से ऑपोजिट चीज़ है ना, वो हमने परफॉर्म करके आपको बताया कि हम आपकी बेटी के काबिल हैं। फिर आ जाते हैं, फिर वहाँ पे बारात की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, खाना पीना चलता है, फ़ोटोशूट चलता है। जब ये हो जाता है उसके बाद इनकी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। फिर रस्मों के अंदर जूता छुपाई, दूध पिलाई, पता नहीं फलाना ढिम, हर किस्म की फजूल चीज़ और मिक्स गैदरिंग, यानी कि जितना इनसे मैं कहूँगा हराम पे मबनी काम हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी इनकी ये होती है कि हम उसमें मैक्सिमम नंबर रीच करें, क्योंकि इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जितने इवेंट्स हैं इसका इस्लाम से 1% भी लेना देना नहीं है, सिवाय एक निकाह के इवेंट के और एक वलीमे के इवेंट के। निकाह का भी इवेंट नहीं होता, निकाह सिर्फ वो समझे खुतबा होता है जो इमाम साहब या मौलवी साहब आके आपको पढ़ाते हैं और आपसे इजाबा कबूल के दौरान महर के इवज़ आपको एक दूसरे का साथी क्लियर करते हैं। और जो वलीमा होता है वो सुन्नत के ऊपर है, वो डिपेंडेंट है कि आप कितनी इस्तात रखते हो। ये भी फ़र्जियत में नहीं आता, फ़र्जियत में सिर्फ निकाह, इजाबा कबूल और महर होता है। जो वलीमा है वो आपकी इस्तात पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ही आप समझे फ़र्जियत में लोगों की शामिल होती हैं। कोई अगर इसमें से एक इवेंट मिस कर देना तो कितने कितने लोगों के मुंह बन जाते हैं। खैर उन लोगों के मुंह तो छोड़ें, उनके मुंह बनते हैं, उनके मुंह बने हुए ही होते हैं, उनको आपने इतना माइंड नहीं करना। जब ये बारात की रस्में कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद रुखसती का टाइम आ जाता है, वो भी एक प्री प्लान ड्रामा होता है। काफ़ी तक अक्सर औकात रियलिटी बेस भी होता है, कुछ लोगों को हकीकतन रोना आता है, लेकिन ज़्यादातर जब आप इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के अंदर मशगूल होते हो, यार किसको रोना आता है? आप खुद सोच के देखें, हर जगह आपके एंटरटेनमेंट खुशी खुशी चल रही है, उस खुशी वाले माहौल में रोना कैसे आता है? तो ये एक समझ लें एक्टिंग की जाती है कि रुखसत होके जा रहे हैं, हालांकि पता भी होता है अगले दिन फिर मिलना है, फिर भी एक अजीब सी एक्टिंग करके उसको ऑकवर्ड सी सिचुएशन बना के और इस्लाम का टैग लगा के एक रिलीजियस समझ लें सिंबल दिया जाता है कि जी जब लड़की गुजर रही है तो उसके सर के ऊपर से कुरान लेके जाना है, और वो भी एक सिंबॉलिक बनाया होता है कि ये भाई या तो मामू लेके जाए, और उसके अंदर एक मिथ जोड़ी हुई है जी इस तरह करने से बरकत होती है। हालांकि कोई लेना देना इसकी कंसर्न नहीं है। सबको पता है एज अ मुस्लिम के जो कुरान पाक है वो इंसान की हिदायत के लिए आया था, इसलिए नहीं आया था कि उसको आपने अपने ऊपर साया बना के नीचे से गुजरना और इससे आपको कुछ मिलेगा। अगर शहद है ना तो उसको खाने से आपको शिफा मिलती है, उसकी शीशी गले में लटकाने से नहीं मिलती। इसी तरह कुरान पढ़ने से आपको हिदायत मिलती है, उसको सर के ऊपर रखने से लेके गुजरने से कुछ भी नहीं होता। तो खैर ये मिथ्स जोड़ी हुई उन्होंने साथ, ये परफॉर्म करते हैं, लड़की को वहाँ से रुखसती करवाते हैं, करवा के बाहर एक लग्जरी कार के अंदर उसको बिठाते हैं, वहाँ बिठा के फिर पूरे रास्ते हुल्लड़बाजी करते हुए, तमाशे करते हुए, अक्सर औकात तो होते हैं वहीं से ही कहीं और जाके पहले खाना पीना किया जाता है या रिफ्रेशमेंट की जाती है, फिर लड़की को घर लेके जाया जाता है। फिर वहाँ से लड़की को घर लेके जब पहुँचते हैं वहाँ पे उसका इस्तकबालिया किया जाता है। लड़के वाली साइड से जितनी भी उसकी फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, कज़नें होती हैं, बहनें होती हैं, या जो भी होते हैं, वो सब उसका इस्तकबाल करते हैं जी नई नवेरी दुल्हन आई है, इसका पाँव धो के पियो, पता नहीं तेल बहाते हैं, चावल बहाते हैं, मुर्गियाँ उड़ाते हैं, अजीब, यानी कि जितनी आप उनसे तमामात एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी तमामात पे 100% पूरा उतरते हैं। जो आप सोच रहे होगे ना कि यार ये भी तो उल्टी सीधी हरकत है, वो भी वहाँ पे वो करते हैं। तो वह सारी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद जितनी भी तहम्मात वाली होती हैं उसके बाद लड़की को घर लेके आते हैं। वहाँ पे भी अभी इनका एंड नहीं होता बारात का, वहाँ पे फिर उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत घर में रस्में चलती हैं, कुछ गेम्स चलती हैं, कर कराने के बाद वो फिर अपने यानी कि कमरे में भेज दिया जाता है उनको। और वो भी शुक्र करें उसको इन्होंने इवेंट नहीं बनाया, नहीं तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर लिटरली ऐसा है कि उस स्पेसिफिक टाइम को भी एक इवेंट बना के क्रिएट किया हुआ और उसके ऊपर से वो कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। खैर मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह उनका ये दिन कंप्लीट होता है। उसके बाद अगले दिन वो कहते हैं रेस्ट। ज़्यादातर इसी तरह होता है कि एक दिन का गैप दिया था, क्योंकि भाई जब इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ऑब्जर्व की है एक दिन के अंदर तो दोबारा बॉडी को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए, तो एक दिन का रेस्ट करते हैं। ये सारे जो मीनिंगलेस इवेंट होते हैं, इसके बाद बारी आती है वलीमे की। वलीमा आप समझ लें इनके लिए एक एग्जीबिशन टाइप इवेंट होता है जिसके अंदर दूल्हा दुल्हन की नुमाइश की जाती है और सारे आके उनको प्रेज़ करते हैं और गिफ्ट देते हैं और पैसे देते हैं और काफ़ी
किस्म की यानी कि और हरकतें होती हों और उनके साथ फ़ोटोशूट करवाया जाता है। बिल्कुल जैसे कोई नुमाइश लगी और उसके अंदर आप करते, सेम यहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद खाना खुलता है, खाना खा के सारे अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो अजीब सी हरकत की जाती है ना, जिसमें लोग अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, खासतौर पे मेल पर्सनैलिटी, कि सारों ने एक ही तरह का ड्रेसिंग करके आनी है। आप लोगों को दिखेंगे वलीमे पे उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी पेंट कोट पहन के जाना है, पेंट कोट के बगैर तो वलीमा ही नहीं होता। अपनी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी खो देते कि यार मैं किस चीज़ में सूट करता हूँ, मुझे कौन से कपड़े सूट करते हैं, वो मैटर नहीं करती। बस एक पेंट कोट का रिवाज चल रहा है तो हमने पेंट कोट पहन के जाना है। बेशक तोन फंसी हो, अंदर गले तक टाइप फंसी पड़ी हो, सांस ना आ रहा हो, लेकिन मैंने पेंट कोट पहन के सारों की तरह दिखना है। जिस तरह सारे पेंट कोट पहन के आए हैं तो मैंने उस स्टैंडर्ड के ऊपर आना है। एक ये मेंटालिटी, चीप मेंटालिटी बनी होती है। इसी तरह औरतों के अंदर आप देख ले, एक दूसरे को दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या दिखाना चाहती है, लेकिन औरतें औरतों को ही दिखाने के लिए महंगा से महंगा ड्रेस लेंगी, अपने मुंह पे इतनी लेयर्स थोपेंगी, उससे इवन कि वो और भयानक लग रही होती है, फिर भी ये हरकत उन्हें परफॉर्म करनी होती है और खुद को सेटिस्फाइड समझ रही होती है कि हमने कोई बहुत अजंबे का काम किया या हम बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इवन कि और ज़्यादा मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बदसूरत तरीन लग रही होती है जब इस तरह की अपने मुंह पे कितने लाखों इसके ऊपर एजाया करती हैं और मेकअप थोप पे वहाँ आके बैठ जाती हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है, आप गर्मी में तो फिर इनको देखा करें, ये पिघल रहे होते हैं और इनकी असल रंगत वाजी हो रही होती है। तो खैर बहुत की कोई आप समझ लें अजीब सी वहाँ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वलीमे के ऊपर भी आके इनकी बस नहीं होती है। वैसे तो शादी यहाँ कंक्लूड हो जाती है, इसके बाद इनका एक अजीब सा बेढंगा सा इवेंट होता है मकलावे का, कि जी वलीमे के बाद औरत को आपने घर लेके जाना है, वो वहाँ पे जितने दिन स्टे करना चाहिए उतने दिन अपने घर स्टे करेगी और उसके बाद दूल्हा उसको दोबारा लेने आएगा, यानी कि सेकंड रुखसती होगी। अजीब सा एक बदतमीज़ी वाला इवेंट किया जाता है ये। और ये खैर अब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये किया जाता था और काफ़ी प्रोमिनेंट इवेंट था ये। उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, अब इस इवेंट को छोड़ के इन्होंने एक और इवेंट रख लिया, दावतों का सिलसिला। जो भी न्यूली वेड कपल होता है वो समझ लें अगले साल तक शादियाँ दावतें ही भुगताता रहता है। उसने एक दफ़ा शादी की होती है और पता नहीं मल्टीपल फिर दावतें उसको मिलती हैं। जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन्होंने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया होता है कि जो भी न्यूली वेड कपल है उसको हमने दावत दे के ज़रूर बुलाना है। इवन के अक्सर साल साल गुजर जाते हैं और उस कपल की औलाद भी हो जाती है, फिर भी माजरत करते हुए उसको बुला रहे होते हैं कि देर होगी है तो आप फिर भी अपने औलाद के साथ हमारे घर आएँ और ये दावत इंजॉय करें। अजीब, यानी कि कंटिन्यूसली एक एंटरटेनमेंट के चैम्बर में फंसे रहते हैं, ये उससे निकलने का नाम नहीं लेते। ये पता नहीं सीरियसनेस की कोई थोड़ी सी भी बात कर लो इनसे तो इनको मौत पड़ जाती है। तो ये पूरा आप ये समझें इनका इवेंट्स का एक सर्कल होता है, इवेंट की एक सीरीज़ होती है जो आप समझ लें फिर आगे सालों तक ही चलती है। उसके बाद फिर किसी और की शादी आ जाती है और ये कंटिन्यूसली रिपीटिवली ये चलता रहता है सिलसिला। अच्छा ये तो बात कर लेते हैं हम, जब ये शादी का टूर्नामेंट फुल फाइनल होता है और जो फाइनल मैच खेल लिया जाता है वलीमे का, उसके बाद हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये लोग शादी के ऊपर सालाना कितनी खपत करते हैं। ये वो मुल्क है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ये वो मुल्क है जिसकी 50% से ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये वो मुल्क है जहाँ पे आप समझ लें कि हम पूरा एज अ कंट्री भीख के ऊपर चलते हैं। हम मुल्कों से उधार पैसे मांग के, आईएमएफ से कर्जे मांग के अपने मुल्क का खर्चा पूरा करते हैं। तो देखते हैं ये मुल्क अपनी शादियों, अपनी वेडिंग कल्चर को, जो कि एक इंतहाई फजूल किस्म की एक्टिविटी है, सिर्फ एक आप समझ लें रिलेशन बाउंड करने के लिए इतना बड़ा तमाशा लगाया जाता है, उसके ऊपर कितने पैसे ज़ाया करता है ये। तो अगर आप पाकिस्तान के एनुअल स्टैट उठा के पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू गूगल ये डाटा आप निकाल के देख लें, तो पाकिस्तान 900 अरब रुपए खर्च करता है सालाना शादियों की मद में। और ये नंबर अब इंक्रीज़ कर गए होंगे, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, नंबर इतने वैल्यू नहीं रखते और ये इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। शादियों की मद में पाकिस्तान इतनी खपत करता है। हम आईएमएफ से 1-1 अरब का कर्जा मांगने जाते हैं अपने सालाना खर्चे निकालने पे। ये 5 साल का खर्चा हम जो उससे मांगते हैं वो हम अपनी शादियों के ऊपर अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो अपने हालात मैनेजमेंट में ला सकते हैं। लेकिन कहाँ कौन इनको मत देने वाला है। जब गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है तो फिर आवाम तो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के होती है। खैर गवर्नमेंट बाद में आती है क्योंकि आवाम मेजॉरिटी में वो इस तरह की ज़्यादा हरकतें करती है। अब इसको आगे हम देख लेते हैं ज़रा कैटेगराइज करके कि किस किस चीज़ के अंदर कितने कितने पैसे खपत करते हैं। अगर आप फूड और केटरिंग के ऊपर आ जाएँ तो इसके ऊपर पर हेड के हिसाब से होता है। आप किसी भी हॉल के अंदर जाएँ, उसकी बुकिंग करवाएं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1500 से 2000 या 3000 के राउंड अबाउट पर हेड पर्सन होता है। और जितना आपने उसको लेविश करवाना है उतना आप इंक्रीज़ करते जाएँ। तो ये अगर आप इसको एस्टिमेट लगाएं, अगर एक हॉल का खर्चा भी आपके 200 से 300 के दरमियान गेस्ट हैं, पर हेड 2000 लगा लें तो आपका 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आसानी से हो जाता है सिर्फ और सिर्फ फूड और केटरिंग पे। अभी इसके अंदर आपकी और चीज़ें एडिशनल ऐड नहीं है। इसमें आप मज़ीद खाने ऐड करवाना चाहें, मज़ीद कोई और चीज़ ऐड करवाना चाहें तो उसके अलग चार्जेस हैं। ये सिर्फ बेसिक लेवल का बिठा कर खाने खिलाने का खर्चा है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो डेकोर और अपीयरेंस लगी होती है वहाँ पे जितनी सारी, उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। जो आपने स्टेज बनवाया है, ट्रेंड चला होता है हर
बेहुदा किस्म के, बेहुदा तो नहीं मैं कहूँगा, यानी कि देखने में तो खूबसूरत बज़ाहिर लग रहे होते हैं, लेकिन एक पैसों का ज़िया किया होता है उन्होंने ना उसके ऊपर, जिसका कोई आप समझ लें आउटपुट नहीं होता, कुछ गेन नहीं होता उससे। उसके ऊपर डेकोर के ऊपर खाली खाली 2 लाख से 20 लाख रुपया खर्च किया जाता है। ये डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी होता है कि जितना आप खर्च, जितना आप ज़ाया कर सकते हैं उतना आप ज़ाया करें। वो आपको ऑफर्स लगाते रहेंगे, ये नहीं कि एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से वो मैनिपुलेट करके आपको दिखाते हैं और उसके पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं, आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता उसके अंदर से। और इसी तरह पेरेंट्स के ऊपर जो लोग वहाँ कपड़े पहन के आते हैं, ब्राइडल ड्रेस होता है, अलग अलग उनके, या आप समझ लें पूरा ड्रेस कोड होता है, उसके ऊपर मिला के टोटल जो खर्चा आता है वो आप एवरेज लगाएं तो 30,000 से 10 लाख के दरमियान जो ब्राइडल के घर वालों के या फिर जो ग्रूम के घर वालों के ड्रेसेस होते हैं उनका खर्चा आता है। और ये तो मैं आपको नंबर्स अभी बहुत कम करके बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ब्राइडल ड्रेसेस का पता है एक एक ड्रेस 3-3 4-4 लाख रुपए का ड्रेस होता है, और जो सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा पहनने, और वो पहन के भी वो औरत सताई भी होती है कि किस तरह जाके मैं उसको उतारूँ और अपनी ज़िंदगी को आसान करूँ, क्योंकि उसको सांस लेना भी उसमें मुश्किल हो रहा होता है। एक आप समझ लें लिटरली जैसे कुर्बानी से पहले जानवर के ऊपर सारी चीज़ें सजाई जाती है ना, उसको चुनचुने पहनाए जाते हैं, उसके गले में बेल लटकाई जाती है, उसके सर पे ताज रखा जाता है, उसके ऊपर बड़ी चादर पहना के कि जी ये बस कुर्बान होने जा रहे हैं, सेम लिटरली वही वाइब्स आती हैं कि उसको वैसे ही तैयार किया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार होती है उस इवेंट के अंदर। खैर इसके बाद बारी आ जाती है ज्वेलरी की, और ज्वेलरी भी आप समझ लो उसी ड्रेस के अंदर ही एक मजमूई तौर पे हिस्सा होता है। अक्सर तो ड्रेसेस के ऊपर ही ज्वेलरी कड़ी जाती है, अजीब किस्म के ड्रेसेस होते हैं, समझ से बाहर होते हैं कि इनके अंदर क्या किया हुआ है, लेकिन वो ज्वेलरी एक अलग से भी आप लगा लेंगे जो महर के तौर पे भी दी जाती है, या फिर जो आप ट्रांजैक्शन के दौरान समझ लें जो ट्रेड डील जब होती है उसके अंदर ज्वेलरी का कितना लेना देना होता है। तो वो ज्वेलरी की खपत बताते हैं कि 5 लाख से 30 लाख रुपए की एवरेज एक शादी के अंदर खपत की जाती है। ये आप स्टैट जाके बेशक गूगल से खुद उठा के देख लीजिएगा, आपको इससे बेहतर मिल जाएंगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं जितना मिनिमम हो सकता है उतना करके बता रहा हूँ, आप इसको एग्जैजरेट करके, और आप इवन के अपने इर्द गिर्द माहौल में ये चीज़ होते हुए भी ऑब्जर्व करेंगे, आप जिन शादियों में जाते हैं इससे ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें लगाई जाती हैं वहाँ पर, तो आप बेहतर ज़्यादा जानते हैं। आप एवरेज कॉस्ट लगा लेते हैं कि एक शादी के ऊपर एवरेज कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर कितनी आती है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास की बात करें, एक मिडिल क्लास बंदा जो कि आप समझ लें 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाने वाला बंदा है, वो अपनी शादी के ऊपर लिटरली कम से कम 10 लाख रुपया लगाता है, और थोड़ा अगर ज़्यादा कर्जे पकड़ के अपनी ज़िंदगी को हराम करके, यानी कि अपनी ज़िंदगी का जीना हराम करके, तो वो 30 लाख रुपए तक इस चीज़ को एक्सीड कर जाता है। यानी कि मिडिल क्लास पर्सन एक 10 लाख से 30 लाख के दरमियान अपनी वेडिंग को कंप्लीट करता है, और ये करने के बाद आप समझ लें कि वो कुछ सालों के लिए कर्जे में डूब जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है, या तो फिर वो अपनी सेविंग्स उठा के सारी उसके ऊपर लगा देता है। ये दो ही रीजंस होती हैं उसके पास, ये दो ही ऑप्शंस होते हैं उसके पास, कि या तो वो अपनी सेविंग सारी बर्बाद कर दे अपनी शादी के ऊपर, या फिर अगर उसके पास कोई सेविंग नहीं है तो उसने माशरे का मुंह देखना है और अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है, एक बोसीदा इज्जत का कल्चर अपने ऊपर लेके चलना है, तो उसकी मद में वो 10 से 30 लाख रुपए शादी के ऊपर उजाड़ देता है। अगर हम बात कर लें अपर मिडिल क्लास की, जो ज़रा समझ लें थोड़े से लेविश लाइफ स्टाइल के अंदर रह रहे होते हैं, वो लोग अपनी शादियों पे एवरेज 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं, और जिसका आउटपुट ज़ीरो होता है, ज़ीरो, नील नाडा, इसमें से आप समझ लें कुछ भी नहीं निकलता। और अक्सर इस तरह की लेविश मैरिजेस के बाद जब वो अपना समझ लें सब कुछ ही इसके ऊपर लगा देते हैं, तो फिर बाद में जब हालात ख़राब होते हैं तो आपको नज़र आता है कि ज़्यादातर चीज़ें तलाक की तरफ, डाइवोर्स की तरफ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हाई या फिर इलीट क्लास, जिनको पैसों की कमी नहीं है, जो आप समझ लें बस हवाओं में उड़ होते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हसरत की निगाह से देखते हैं, काश हम इस जगह होते हैं। ये नहीं पता कि अगर इस जगह होते करना क्या था, बस एक होता है कि यार हम पहुंच जाएं किसी तरह इस जगह। तो खैर ये जो हाई इलीट क्लास है, ये तकरीबन एवरेज शादी पे 5 से 6 करोड़ रुपया उड़ा देती है, मद में ज़ाया करती है। मैं आपको फिर बताऊंगा इसका आउटपुट, इसमें से कोई प्रोडक्टिविटी, कोई वैल्यूएबल थिंग, कुछ भी, कोई मीनिंगफुल कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय और सिर्फ पैसे के ज़िया के और एक बेहुदा किस्म की इंटरटेनमेंट के। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप ने अपने राउंड अबाउट, अगर आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है इस्लामिक ममालिक में रहते हैं, आप ये समझ लो सो कॉल्ड इस्लामिक ममालिक के अंदर रहते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो वाकई ही चीज़ को सुन्नत के हिसाब से लेके चलते हैं। तो वो जो उनकी एवरेज कॉस्ट आती है वो 50,000 से मैक्सिमम 1 लाख के अंदर आती है। इसके अंदर उनका मेहर, उनके आप समझ लें जो एक वलीमा छोटा सा गैदरिंग करके और जो निकाह का फंक्शन होता है
वो सारा इसमें वो अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कोई लेविश ड्रेसेस करने, ना कोई लेविश हॉल से जाने, ना ही इतनी ज़्यादा 200-300-500 बंदों की गैदरिंग बुलानी है। उन्होंने चंद मेहमानों को बुला के अपने इजाबा कबूल करवा के गवाहों की मौजूदगी के अंदर निकाह करना होता है, और चंद लोगों को जो मुस्तहिक होते हैं उन्हें खाना खिला के अपने वलीमे की अनाउंसमेंट करनी होती है, और इस पर वो अपनी शादी कंक्लूड करते हैं। बाकी जो महर वो अपनी जो भी होता है स्पाउस को देना चाहते हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक दे देते हैं। तो इस तरह ये देखें आप, इतना एक्सपेंडिचर इस सारे इवेंट्स के ऊपर होता है। दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो आप नेचुरली जो कि हमारा लिटरली एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका है उस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरा बेहुदापन करके जितना आपसे हो सकता है, जितना आप अपनी हराम खोरी जाहिर कर सकते हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। इस सारी चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, वो जो आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है फ़ोटोशूट के नाम से। ये वो बेहूदपुना है कि इस फ़ोटोशूट के इवेंट के अंदर एक भाई होता है जो सबका ही भाई होता है। वो हॉल के अंदर भाई ऐसे घूम रहा होता है कि जैसे सारी उसकी बहनें और पत्नी उसकी घर में रहती हूँ, और वो जैसे चाहता है अपने इशारों के ऊपर उन बहनों को चाहता है कि आप इधर आ जाएं, आप यूँ घूम के खड़ी हों, आप थोड़ा सा ये वाली साइड दिखाएं। आप लिटरली इमेजिन करें कि वो औरतों को अपनी उंगलियों पे नचा रहा होता है, और औरतें भी खुश हो रही होती हैं कि हमारा कोई शायद अच्छा पोज आ जाए जो हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर सके। ये खैर वो भाई साहब, अब मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उनको अरेंज करके बुलाते हैं उसको बुलाने के ऊपर भी पैसे दिए जाते हैं। और कितना आप समझ लें कि एक एवरेज कॉस्ट पड़ जाती है 50, 60, 70 हज़ार रुपये की, जो अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड किस्म का एक फोटोग्राफर बुलाना है जो आपके इवेंट्स को कवर अप करेगा, आपको पिक्चर्स लेके आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर सॉफ्ट कॉपी आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने उसको लेविश करना है तो ये मैक्सिमम 5 लाख प्लस तक अमाउंट जा सकती है, अगर आप जिस मर्जी तरह का इवेंट करना चाहें। आपके लिए फिर वो सेपरेट लोकेशंस होंगी, आपके लिए सेपरेट वो ड्रोन स्टाइल या फिर इंस्टा 360 स्टाइल, सिनेमैटिक स्टाइल, उसके अंदर फिर एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें बना के वो आपको एक बड़ी प्रेजेंटेबल, आप समझ लें जैसे कोई वो नहीं होती प्रेजेंटेशन, वो बना के देता है, ताकि वो आप अपने ख़ानदान में बिठा के फिर लोगों को दिखाएं और फिर उनसे कम्प्लीमेंट्स लें। टोटल इसका यानी कि यही निकलता है, क्योंकि आप गुमान है कि आप अपने बच्चों को दिखा के उसमें से कुछ निकलवाएंगे, अगर वो बच्चे आपके वाकई अकल शऊर को पहुंच जाएंगे, उल्टा उन्होंने आपको ही ताने मारने के माँ बाप जो आपने पैसे इधर ज़ाया किए थे वो काश आपने बचाए होते तो हमारे लिए कुछ आज काम आ रहे होते। खैर इन चीज़ों को छोड़ें, अब इसके ऊपर डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जब इतना पैसा उस मद में उड़ा दिया तो ये तो उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता ना। अब आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि एट द एंड जब ये सारा बेहुदापन लगाया जाता है, उसके बाद जब ये शादी कंक्लूड हो जाती है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स भी हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है कंप्लेंट्स एंड कम्प्लीमेंट्स की। कंप्लेंट्स शादी के दौरान भी चल रही होती हैं। कुछ ऐसे सड़ियल किस्म के रिश्तेदार होते हैं जो कि हर हाल में उनका मुंह बना ही होता है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा हम चाहते थे वैसा इवेंट किया जाए। लेकिन जब वैसा इवेंट नहीं होता या उसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो उनका मुंह बन जाता है बगैर किसी रीज़न के। ओ भाई तुम्हें बुला लिए, तुम शुक्र मनाओ, तुम्हें ना बुलाते तुम्हारा और मुंह बनता। लेकिन उसको वो अप्रिशिएट करने के बजाय सिर्फ एक कंप्लेन के मूड में बैठे रहते हैं, या फिर मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं कि जी हमने जिस तरह कहा था हमें उस तरह ट्रीट नहीं किया गया, या हमें उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें उधर नहीं बिठाया गया, XYZ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस तरह की हरकत वो करते हैं। या फिर खाने के ऊपर कंप्लीमेंट्स पास करते हैं, यार वो चीज़ अच्छी नहीं थी। ये यकीन करें इतने कोई ना हंजार किस्म के लोग होते हैं कि एक जो लिटरली जो गरीब इंसान होता है जो शादी करता है वो एक वलीमे की दावत अफोर्ड कर सकता है, या फिर जो बेटी का बाप है वो बारात अफोर्ड कर रहा है और वो एक ना होने वाली रस्म भी तुम्हें भुगता रहा है किसी तरह, उसकी बारात के ऊपर आके ताने मारेंगे जी खाने के अंदर तेल ज़्यादा था, ये चीज़ थी ऐसी, ये इस तरह नहीं थी। ओ अल्लाह के बंदों की खुदा का खौफ करो, वो अपनी जमा पूंजी लगा के तुम्हें खाना खिला रहे हो और तुम उसके ऊपर ताने मार रहे हो। इन लोगों में गैरत नाम की चीज़ नहीं होती है कि किसी के हालात नहीं देखने, इन्होंने बस अपनी रोटी पानी देखनी और इसी के ऊपर इनका जीना मरना तय हुआ होता है। खैर क्या इन लोगों को एहसास दिलाया जा सकता है। उसके बाद कुछ कपल्स भी पैथेटिक किस्म के होते हैं जो कि एक्सपेक्ट करते हैं अपनी पूरे इस इवेंट के बाद कि अब हमें कम्प्लीमेंट्स कितने ज़्यादा मिलेंगे, हमें कमेंट्स कितने ज़्यादा मिलेंगे, कि जो हमने इतना सारा अब वल्गरपना किया है या फिर हमने इतना एंटरटेनमेंट का भौचाल मचाया था, तो फिर जब वो उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं तो एक तवक्को लगा के बैठे होते हैं कि जी हमारी तारीफ़ें मानी जाएंगी, बताया जाएगा जी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, हालांकि बिल्कुल नहीं लग रहे होते। बस फिर भी एक उनके अंदर आप समझ लें ये क्रेविंग होती है, ऑब्सेशन होती है कि हमें किसी तरह आप समझ लें कोई कमेंट्स पास कर दिए जाएँ, हमारी तारीफ़ कर दी जाए। वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं मुसलसल ना, और ये पूरी ज़िंदगी फिर उनके साथ चलता है। वो फिर हर इवेंट पे इस तवक्को, ये जब सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लगा दी जाती है तो फिर पूरी ज़िंदगी की तवक्को की जाती है कि इसका हमें एंड तक, इसका हमें क्या कहते हैं वो बार बार रियलाइज़ करवाया जाए कि जी बहुत अच्छा किया था आपने, बहुत अच्छा किया था। और लिटरली आप समझिए लड़कियों की एक ख्वाहिश होती है जब वो ये इवेंट से गुजर रही होती है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनको औरतों के डिसीजन दिया नहीं जाता,
उनकी शादी के ऊपर भी इवन कि उनको ये इजाज़त नहीं होती कि किससे आपकी शादी हो रही है, ये डिसीजन आपने नहीं करना। हाँ, किस तरीके से होगी, क्या उसके ऊपर पहना जाएगा, वो डिसीजन आपको दिया जाता है। तो जब कुल डिसीजन पावर ही उनकी इतनी होती है कि वो सिर्फ ये कर सकती हैं, तो फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सोच, जितनी काबिलियत, जितनी जहनीत होती है, वो इसी के ऊपर लगा के इसी को ही कुछ बनाने की कोशिश करती हैं ताकि ये यादगार रह जाए। तो ये एक लड़कियों के साथ इंतहाई ज़्यादती अपनी चीज़ होती है, लेकिन माशरा उसको फेस करता है। और मैं आगे अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इज़्ज़त के नाम के ऊपर की चीज़ें की जाती हैं ना, वो किस हद तक बेहुदा होती हैं। तो मैं उन सो कॉल्ड पेरेंट्स, ख़ास तौर पे फादर से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी इज़्ज़त, आपकी गैरत, आपकी एक समझ लें जो डिग्निटी होती है, वो उस वक्त कहाँ मर जाती है जब आपकी बच्ची 500-400 के मजमे के दरमियान स्टेज पर सज धज के बैठी होती है और हर गलीज़ किस्म की सोच रखने वाला बंदा उसके ऊपर नज़रें डाल रहा होता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि मैंने इसको इतना सजा के बिठाया तो पूरा ख़ानदान इसे देखे, ताड़े, या जिस तरह की नज़र रखना चाहता है रखे। और इवन कि अगर कोई पिक्चर लेके भी जाना चाहता है उसकी प्राइवेट, तो लेके चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपकी इज़्ज़त उस वक्त कहाँ मर जाती है, आपकी डिग्निटी कहाँ जाती है, आपकी इज़्ज़त उस वक्त कहाँ जाती है जब आपकी ही बच्चियाँ उस शादी के इवेंट के अंदर बेहुदा तरीके से नाच कर रही होती हैं, हाफ स्लीव कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, ना महरम मर्दों के सामने। तो उस वक्त आपकी इज्जत कहाँ मर जाती है जब आपकी बच्ची नाच रही होती है। ये वही बाप होते हैं जो स्टेज के ऊपर फ्रंट पे बैठे तालियां और सीटियां बजा रहे होते हैं कि हाँ जी मेरी बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया। उन बेगैरत किस्म के बापों को ज़रा शर्म नहीं आती कि उनकी बेटी की इज्जत पामाल हो रही है। ये वही बाप हैं जब इनकी बेटी अपनी ख्वाहिश का इजहार करे अपने किसी पार्टनर के हिसाब से, पार्टनर के हवाले से, कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ, जो कोई भी XYZ उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, तो उसको आप लिटरली आपको केसेस मिलेंगे इज्जत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इन बापों की इज्जत यहाँ नहीं मरती कि ये अपनी बेटी को नाचता हुआ देखते हैं, 500 के मजमे के सामने बैठा हुआ देखते हैं, लोग उनकी प्राइवेट पिक्चर्स लेके जा रहे होते हैं अपने सेलफोन्स के अंदर, तब इनकी इज्जत चैलेंज नहीं होती। ये बेगैरत किस्म के बाप उस पूरे इवेंट को इंजॉय करते हैं लिटरली, और जब उन्हें कम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपकी बेटी अच्छी लग रही थी, उस पर खुश होते। तो ये उन बापों के नाम मैसेज है। ये सो कॉल्ड जो आपने इज्जत का पुलंदा अपने ऊपर उड़ा हुआ है ना, इसे उतार के फेंकें और ओपनली आके बताएं कि आप लोग कितने बेगैरत किस्म के लोग हैं। मुझे यकीन करें ये कहते हुए वर्डिंग बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मजबूरन कहनी पड़ रही है क्योंकि ये चीज़ें होती हैं माशरे के अंदर, और ये लोग लिबादा ओढ़ के डबल स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। उस साइड से भी इंजॉयमेंट लेते हैं और इस साइड से भी लेते हैं। एक इज्जत वाली रिस्पेक्ट भी हासिल करते हैं पूरे ख़ानदान के अंदर, और दूसरी साइड पे अपने हाथों से अपनी इज्जत पामाल करते हैं। तो ये मैसेज उन बापों के नाम पे कि कम अज़ कम अपनी गैरत का लिहाज रखो, अगर रखने तो हर जगह रखो, और अगर नहीं रखना तो ओपनली आके कहो कि हम बेगैरत किस्म के बाप हैं, हम वो भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। तो फिर आप ये कर सकते हैं और करके फिर आप अपनी इज्जत ही करवाएंगे। बाकी मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसमें आगे मज़ीद क्या बोलूँ। इस टॉपिक के ऊपर यकीन करें बात करते हुए दिल तो बहुत ही ख़राब हुए, क्योंकि जो हमारे माशरे के अंदर हालात हैं आप देखेंगे तो आपको खुद रियलाइजेशन होगी कि हम किस कदर पस्ती का शिकार हैं। दुनियावी तौर पे, दीनी तौर पे तो छोड़ देना, हम किसी लेवल पे नहीं आते, दुनियावी तौर पे भी हम कितना पस्ती का शिकार हैं। तो इसी के साथ आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। उम्मीद है इससे आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा और आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि इस तरह के फजूल किस्म के इवेंट्स और फजूलियात से बचा जाए और एक शादी को रीज़नेबल तरीके से अटेंड किया जाए, ताकि जो शादीशुदा कपल होने वाला है उसकी आगे की ज़िंदगी आसान हो। उसे पता चले कि यार ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसके लिए मुझे इतने सारे फेजेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन नहीं क्रॉस करनी पड़ेंगी, तो वो आसानी से ही शादी को अपने लिए ज़िंदगी को आसान कर सके। ताकि जब उसके लिए ये चीज़ आसान होगी ना तो उसके लिए दूसरे रास्ते फिर कट ऑफ करना आसान हो जाएंगे। नहीं तो जब आप उसके लिए शादी इतना मुश्किल बना देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो दूसरी जगह मुंह मारता फिरेगा। तो लोगों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी भी आसान करें और शादी के इवेंट को ख़ास तौर पे आसान बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।